वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, थैंक यू फॉर लाइकिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। और दोस्तों, मैं हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, जिससे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएँ। क्योंकि अगर आपने मेरे पुराने वीडियोज़ भी फॉलो किए होंगे तो मैं आपके सामने जो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ वो बिल्कुल लाइव केस का है, जो एक्चुअल में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई फॉल्स होप्स देना चाहता हूँ या मैंने कभी आपको कोई फॉल्स होप्स दी हैं। मैं हमेशा आपको एक रियलिस्टिक ओवरव्यू देता हूँ केसेस का, जो कि मैं आज भी देना चाहता हूँ आपसे। मैं करंट अपडेट शेयर करना चाहता हूँ, जो अभी तक का जो केस चल रहा है उसमें क्या अपडेट्स है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस फॉलो किए होंगे तो आपको ये पता होगा कि मैंने बॉम्बे से भी केसेस किए हुए हैं और मैंने हिमाचल से भी केसेस करे हुए हैं। तो मैं बॉम्बे के केसेस की बात मैं बाद में करूँगा किसी और वीडियो में, लेकिन मैं हिमाचल के केसेस की बात करता हूँ। तो अगर आपने मेरा कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें क्लब केसेस को क्लब किया था, फरवरी की बात है, उस टाइम पे मैंने केसेस को क्लब किया था, करवाया था, मतलब जुडिशल मजिस्ट्रेट से, सीजेएम जो है यहाँ के, उनसे मैंने केसेस को क्लब करा दिया था कि एक केस में एक्यूज जो उसको आना पड़ गया बिकॉज उसके अगेंस्ट नॉन अवेलेबल वारंट्स इशू हो गए थे। दूसरी कोर्ट से जो था वो उसको वारंट्स तो दूर की बात है, वो समझ भी रिसीव नहीं कर रहा था। तो ये डिपेंड करता है कि आपके जो जज हैं वो किस तरह के जज हैं। ये आपके 100% डिपेंड करता है दोस्तों कि आपके जज किस तरह के हैं। क्योंकि क्या होगा ना, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एक्यूज़ वो समन्स रिसीव ही नहीं करेगा आपको। ये सबसे बड़ा डिले टैक्टिक है जो एक्यूज़ यूज़ करते हैं। और अगर आपकी कोई जान पहचान नहीं है कोर्ट के अंदर या किसी तरह से कोई स्ट्रॉन्ग लॉयर नहीं है, जैसा कि मेरे केस में हुआ है, तो आपका फिर वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट हो जाता है जज के ऊपर कि जज किस तरह से आपके केस को लेता है या किस तरीके से वो उस केस को प्रोसीड करते हैं। क्योंकि क्या है कि अगर किसी ने समन रिसीव नहीं किया दोस्तों, तो अगर जो मान लो आपने किसी को समन किया कोर्ट से, एक्यूज़ ने समन रिसीव नहीं किया, समन भेजने वाले से आप भाग मतलब इधर उधर हो गए, आपने उसको मना कर दिया कि मैं समझ नहीं ले सकता, तो रिपोर्ट आ जाएगी कि समझ अनडिलीवर्ड। तो उससे क्या होगा कि जज दोबारा समन्स भेजेंगे और लंबी लंबी डेट्स दी जाती है अगर आपके जजेस प्रोएक्टिव नहीं है, या फिर क्योंकि हमारे लीगल सिस्टम में बहुत सारे फ्लॉज हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हमारा लीगल सिस्टम एकदम फ्लॉलेस है। हमें, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो अभी कुछ दिन पहले एक हिमाचल में एक जगह है सुंदरनगर, वहाँ पे जो एक जज हैं वो रिश्वत देते हुए पकड़े गए। और वो कितने की रिश्वत दे रहे थे दोस्तों? 40,000 की रिश्वत एक चेक बाउंस के केस में। तो ये पूरी न्यूज़ में, पूरे मीडिया में न्यूज़ है, अगर आप चेक भी करेंगे तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर हमारे साथ एक इनसिक्योरिटी किस चीज़ की हमारे दिमाग में बैठ जाती है कि अगर जजेस ही 40-40 हज़ार के लिए ये सब चीज़ें करते हैं तो हम क्या करते हैं, तो उसके उस टाइम पे हमारे पास ऑप्शंस क्या रह जाते हैं? हमारे पास ऑप्शंस ये रह जाते हैं कि हम ट्रस्ट करें सिस्टम पे और हम सिस्टम के साथ ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ें। क्योंकि सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर भी इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं दिमाग में इम्पैक्ट तो रहता है। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे केस में क्या हुआ कि जो पहले जो जज थे, जो हमीरपुर के केस में, जिसमें हिमाचल के केस में जिसमें उन्होंने नॉन बेलेबल वारंट्स इशू किए थे, वो एक लेडी थे और वो बहुत ही समझदार और बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव लेडी थी। उन्होंने जो कहा उन्होंने किया, मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, तभी वो नॉन बेलेबल वारंट्स जो है एक्यूज़ के अगेंस्ट इशू हुए थे। अदरवाइज़ एक्यूज़ जो था वो बहाने लगा ही रहा था कि मेरे को मिल नहीं रहे, ये नहीं। फिर हमने ईमेल और व्हाट्सएप करने के लिए भी उन्होंने ही मुझे जो है वो कहा था कि ईमेल और व्हाट्सएप कर दीजिए आप समन्स, जिससे कि हमारे पास एक वैलिड प्रूफ हो जाएगा कि हमने उनको समझ भेज दी। उसके बेसिस पे जो एक्यूज़ड है वो उसको आना पड़ा। लेकिन अगर आप दूसरी कोर्ट की बात करेंगे, क्योंकि उसी सेम एक्यूज़ के दो केसेस है, तो उस कोर्ट में जो एक्यूज़ड है वो अपीयर ही नहीं हो रहा था, ये बोलकर कि समन डिलीवर ही नहीं हो रहे थे उसको, ठीक है। लेकिन जब मैंने दूसरी कोर्ट में जाके चीज़ एक्सप्लेन की कि वो एक्यूज़ जो है वो अभी इस कोर्ट में जहाँ से उसके नॉन बेलेबल वारंट्स आए हैं वहाँ पे उसको आना ही पड़ेगा, तो जज साहब भी काफ़ी प्रोएक्टिव थे, उन्होंने उस केस को नॉन बेलेबल जहाँ से इशू है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया कि चलो जैसे भी वो आएंगे इनको समझ वहीं के वहीं डिलीवर कर देना। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम क्या हो रही है मैं आपको बताता हूँ कि जिस जगह से नॉन बेलेबल वारंट्स इशू हुए थे, जिस जज ने वो नॉन बेलेबल वारंट्स इशू किए थे, उनकी प्रमोशन हो गई और वो यहाँ का चार्ज छोड़ के किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट हो चुके हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो नई जज आई हैं वो भी, उनके साथ मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि जब भी मैं उनसे कोई चीज़ एक्सप्लेन करने लगता हूँ तो शी डजंट इवन लिसन टू मी। वो ऐसे ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि अगर आप एडवोकेट्स को बोलने देंगे तो एडवोकेट्स को पता नहीं क्या पता है, आप बोलेंगे तो आपकी बात सुनेंगे भी नहीं। जैसे कि मैंने उनसे कई बार इंटरिम कॉम्पनसेशन की बात की, क्योंकि जो एप्लीकेशन हमने फर्स्ट डे पे लगा दी थी, उस एप्लीकेशन पे इंटरिम कॉम्पनसेशन का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। और एक्यूज़ क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे हैं मैं उस पर भी आता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं आपको पहले बताता हूँ कि जजेस का जो नए जज हैं उनका क्या रिएक्शन होता है। जब भी मैं एक्यूज़ के बारे में कुछ बोलने लगता हूँ तो वो इस तरह से इग्नोर करते हैं जैसे कि उनको कोई कंसर्न ही नहीं है। शी डजंट हैव एनी कंसर्न किया। और मैं ओपनली बोलना चाहता हूँ इस बात को, क्योंकि हर बार अगर हम इस लीगल सिस्टम के आगे अपने घुटने टेकते रहेंगे, हमेशा हर बार अपने आप को इस तरह से प्रिटेंड करेंगे नहीं नहीं जजेस सब अच्छे होते हैं, ये अच्छे होते हैं, वो अच्छे होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। ये परसेप्शन होती है ह्यूमन माइंड की। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कई बार मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि एक काम करता हूँ कि मैं इन जज का जो रिएक्शन है उसको मैं
जो यहाँ के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनसे बता दूँ, लेकिन फिर मैं कुछ एक जजमेंट्स भी पढ़ता हूँ जहाँ पे क्या होता है कि लिटिगेंट कितना भी इधर उधर जाता है, लेकिन कोर्ट्स जो है वो लिटिगेंट को ही गलत ठहराती है कि नहीं आप ऐसा सोचते हो कि आपकी स्पीड से केस चलना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, केसेस जो होते हैं वो अपनी स्पीड से चलते हैं। लेकिन मेरे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो इंटरिम कॉम्पनसेशन की जो मैंने एप्लीकेशन 7 जनवरी को दी हुई थी, उसके बाद 8 फरवरी की डेट आई, फिर 18 फरवरी की डेट आई, फिर 16 मार्च की डेट आई। उन तीनों डेट्स पे उस इंटरिम की एप्लीकेशन पे अभी तक कोई कंसिडरेशन नहीं हुई है। और वो जो जज हैं उन्होंने जो मेरा तो ये मानना दोस्तों कि जो सबसे जो मेहनत पुराने जज ने इस पूरे केस पे की थी, 3 महीने में 2 नॉन अवेलेबल वारंट्स इशू हो चुके थे, जिसकी वजह से एक्यूज़ को आना पड़ा। वो सारी की सारी मेहनत बेकार जा रही है अभी जो करंटली जिस तरीके से केस को चलाया जा रहा है। मैं नाम नहीं लूँगा दोस्तों कि कौन से जज है, कौन सी कोर्ट है, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है, दिस इज़ हैपनिंग। और ये ऐसा नहीं है कि कुछ छुपी हुई बातें। अगर आप उनके ऑर्डर्स भी देखेंगे तो उसमें ऑर्डर्स में क्या लिखा है कि एक्यूज हैज़ प्लीडेड नॉट गिल्टी। एक्यूज का मानना है कि मैं गिल्टी नहीं हूँ और मैं ट्रायल करना चाहता हूँ, लेकिन वो वहाँ पे इंटरिम कॉम्पनसेशन के लिए अलग से रिप्लाई का वेट किया जा रहा है एक्यूज से। एज द एक्यूज हैज़ नॉट फाइल्ड एनी रिप्लाई फॉर द इंटरिम कॉम्पनसेशन, ही इज़ उसको टाइम ग्रांट कर दिया गया है कि वो अगली हियरिंग डेट पे जो है वो इंटरिम कॉम्पनसेशन का रिप्लाई फाइल करे। लेकिन दोस्तों इंटरिम कॉम्पनसेशन का लॉ एकदम क्लियर है। मैं आपको बताऊं, इंटरिम कॉम्पनसेशन के लॉ में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एक्यूज़ के रिप्लाई पे डिपेंडेंट होगा, जब एक्यूज़ ने ऑलरेडी प्लीड नॉट गिल्टी किया है कि मैं गिल्टी नहीं हूँ और उसको ट्रायल करना है। तो इंटरिम कॉम्पनसेशन 2 केसेस में आपको मिलनी ही मिलनी होती है। पहला केस ये होता है कि जब जो एक्यूज़ड है वो ये कहता है कि मैं मेरी गलती नहीं है और मेरे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ, तब भी ट्रायल चलेगा। और दूसरा केस कि जब एक्यूज़ कहता है कि नहीं मेरी लाइबिलिटी तो है लेकिन इतनी नहीं है जितनी है, तो मेरे को ट्रायल करना है, उसमें मैं प्रूव करूँगा कि मेरी लाइबिलिटी इतनी नहीं है। दोनों के जो रिजल्ट्स होंगे उससे आपको ट्रायल में तो जाना ही पड़ेगा, इसलिए 20% जो इंटरिम कॉम्पनसेशन का अमाउंट जो है वो आपको मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ कि दोस्तों जो इंटरिम कॉम्पनसेशन है ट्रेंड पे भी डिपेंड करती है कि कौन सी कोर्ट में, कौन सी स्टेट में केसेस लगे हुए हैं और उसको कोर्ट में कितनी बार इंटरिम कॉम्पनसेशन जो दिलाई गई है। दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे आपको बहुत सारी जजमेंट्स भी ऐसी मिल जाएंगी जिसमें इंटरिम कॉम्पनसेशन जो अलाउ कराई गई है, और उसमें बहुत इजीली कोर्ट ने कहा है कि डायरेक्टरी है, मैंडेटरी है, इसमें कोई डिस्क्रेशनरी नहीं है। या अगर आप ये सोचो कि डिस्क्रेशनरी है, जज के ऊपर डिपेंड करता है देना ना देना, तो ये डिस्क्रेशनरी नहीं है, ये डायरेक्टरी है, मैंडेटरी है। क्योंकि इसमें जो इंटेंट है लॉ का वो एकदम क्लियर है कि केसेस का बर्डन जो है कम से कम किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से केस सॉल्व हो सके। जब 20% ऑफ द अमाउंट किसी एक्यूज को शुरू में देना पड़ जाएगा तो ऑब्वियसली वो ये भी ज़रूर सोच सकता है कि उसको जो है वो अल्टीमेटली हो सकता है कि कल को एक्यूज जो है उसको कन्विक्शन हो जाए तो हो सकता है उसको सज़ा भी मिल सकती है, कुछ भी मिल सकता है। और 20% अमाउंट गया है तो बाद में 80% भी तो उसको देना पड़ेगा। तो इस चक्कर में भी बहुत सारे केसेस जो हैं वो जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। तो इसमें लॉ कंटेंट एकदम क्लियर है। अगर आपको एक्विटल मिल जाता है तो 20% कंप्लेनेंट को अमाउंट वापस करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहाँ पे मैं यहाँ के लॉयर से बात करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ के जो लॉयर्स हैं उनसे भी अगर मैं बात करूँ तो कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। अगर मैं उनसे बात करता हूँ वो डरते ही इतने ज़्यादा हैं कि जज के सामने कुछ बोलना नहीं चाहते, हमारा कॉन्फिडेंस भी वीक करने की कोशिश करते हैं। अगर आप लॉयर्स को लेकर जाओगे, लॉयर्स क्या कहते हैं हमसे कि इंटरिम कॉम्पनसेशन के लिए जज को एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, अगर जज को लगेगा तो दे देगा, नहीं लगेगा तो नहीं देगा। यार ऐसे कैसे हो सकता है बताइए मुझे, जज को सपना आएगा क्या? जजेस तो खुद ही कहते हैं कि हमें लॉ बताओ। जज ऐसी प्रिजम्पशन होती है जज के सामने कि जज नोज नो लॉ। इस तरह से प्रिजम्पशन लेकर जाओ कि जज को कोई लॉ नहीं पता, आपको उसको सब कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि जजेस ऐसे ही कहते हैं, क्योंकि उनको किसी की तरफ बायस नहीं होना है। अगर आप बिना एप्लीकेशन के उनको इंटरिम दे दोगे तो कल को सामने वाली पार्टी क्लेम करेगी कि उन्होंने इंटरिम नहीं मांगी थी, आपने ऐसे दे दी। तो इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चन तो यहाँ के लॉयर्स को पता ही नहीं है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो भी पॉसिबल है। तो बेसिकली क्या है कि वो बस बैठे रहेंगे कि हाँ जी जज साहब ये लीजिए, एप्लीकेशन नहीं लेंगे, बस खड़े हो जाएंगे, डेट ले लेंगे अगली, और मूर्खों की जैसी शक्ल बना के खड़े हो जाते हैं यार। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको लगेगा कि यार ये जज इनमें कोई। और आपको मैं एक बात बताऊं, जब हमने केस देना होता है तो सारे लॉयर्स बड़े प्रॉमिसिंग लगते हैं, लेकिन जैसे ही आपका केस चल पड़ता है तो लॉयर्स का क्या पता नहीं वो प्रॉमिस कहाँ चल रहा है, तो गायब हो जाते हैं, टाइम से आते नहीं। 10 बजे की हियरिंग होगी तो 10:30 आएंगे। अभी मैं आपको, चलिए दोस्तों इस टॉपिक से आगे आते हैं, करंट केस की अपडेट बताता हूँ मैं आपको। तो जो एक्यूज है उसको 7 जनवरी को जो है उसने वो अपीयर हुआ, तो हमने एप्लीकेशन दे दी इंटरिम कॉम्पनसेशन की। और वो एप्लीकेशन जो थी उसका रिप्लाई जज ने मांगा था 8 फरवरी के लिए। तो 8 फरवरी को जब हम जाते हैं तो एक्यूज अपनी तरफ से एक लॉयर भेज देता है, उसको कहता है कि वो जज को कहता है कि 8 की डेट थी, 18 की थी। अगर आप ऑर्डर्स देखेंगे तो 18 के हैं, ई कोर्ट्स ऐप पे 8 दिखा रहा था, लेकिन ऑर्डर जो PDF होता है अगर आप अंदर जाके देखेंगे तो उसमें 18 दिखा रहा था। अब आई डोंट नो क्लरिकल मिस्टेक है कैसी मिस्टेक है, लेकिन इस तरह की मिस्टेक बहुत ज़्यादा होने लगी हैं अभी। जो पहले जज थे मैडम, उन्होंने बहुत स्पीड से इस केस को आगे बढ़ाया था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस केस की जो स्पीड है वो भी कम हो चुकी है, और इस केस में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब जिस स्पीड से चलनी चाहिए थी वो नहीं चल रही है। दोस्तों जब 8 को वैक्यूज़ नहीं आता तो 18 को वैक्यूज़ आता है, वो भी दोपहर के बाद, और जज जो हैं वो उसको कुछ नहीं कहते, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड कि आप इतने लेट क्यों आ रहे हो, क्रिमिनल केस है। आपको बेसिकली क्या है ना दोस्तों, किताबों में
चेक बाउंस के केस को क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन जजेस फिर भी इसको क्रिमिनल केस की तरह नहीं लेते। वो तो भूल ही जाते हैं कि इसमें कोई मेंटल हैरेसमेंट भी होता है इंसान का, या क्योंकि ये सब चीज़ें उसी को पता चल सकती है जिसके साथ ये चीज़ें हुई हैं, या फिर कोई ऐसा जज जिसको बहुत सारे ऐसे केसेस से डील कर चुका हो। जैसे कि मैंने शिमला में हाई कोर्ट में जब जस्टिफाई किया था तो जज साहब ने मेरी पूरी बात सुनी थी, उन्होंने मुझे पूरा जस्टिफिकेशन का मौका दिया था और उन्होंने केस को एकदम से डिसमिस भी कर दिया था। तो ऐसा ही जो पहले पुराने यहाँ पे जज थे हिमाचल, जहाँ पे मैंने अभी केस किया हुआ है जहाँ से, तो जो पुराने मैडम थे उन्होंने एकदम से मेरी चीज़ों को समझा, उन्होंने डेट्स भी एकदम से दी, बेलेबल नॉन बेलेबल वारंट सब निकाल दी, जिसकी वजह से उस क्रिमिनल को आना ही पड़ा कोर्ट में। लेकिन अगर आप इतनी सिंपैथी, अब उनकी ट्रांसफ़र होगी, लेकिन अब जो नए जज है अगर आप इतनी सिंपैथी दिखाने लग जाओगे एक्यूज़ के अगेंस्ट, कह रहे क्या हो गया अगर नहीं भी आ पाए, अगली बार आ जाएगा 16 को, फिर उसके बाद 16 मार्च की डेट थी, 16 मार्च को भी एक्यूज़ नहीं आया और उसने अपना एडवोकेट भेज के एग्जाम्पशन ले लिया। इतनी बार अगर एक्यूज एग्जाम्पशन लेता रहेगा तो कंप्लेनेंट पे क्या बीतेगी। जब मैंने उनको कहा मैडम को कि मैडम मेरा हैरेसमेंट हो रहा है, तो कह रही कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, जब मैं बुलाऊंगी तभी आपको आना है। लेकिन एविडेंस स्टेज था दोस्तों उस केस का, उसमें एविडेंस तो देने मुझे जाना ही था। तो आई डोंट नो कि उन्होंने क्या सोच कर ये किया, क्या सोच कर वो कर रहे हैं, मुझे नहीं पता उस चीज़ का। लेकिन दिस इज़ कम्प्लीटली अनएथिकल और कम्प्लीटली ख़राब बात है कि अगर आप किसी एक्यूज़ को इतना सपोर्ट करेंगे। तो अभी 26 की डेट है, लेकिन मैं अब इस मैटर को CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से रेज करना चाहता हूँ, 16 वाला जो हियरिंग है। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है, जब मैंने कुछ जजमेंट्स देखे जहाँ पे लिटिगेंट जो है वो हायर कोर्ट्स में गया, तो उस लिटिगेंट को ये कह दिया गया कि आपको ये लगता है कि आपका केस स्पीड से चलना चाहिए, लेकिन कोर्ट्स में बहुत सारा बर्डन और बहुत सारे केसेस अपनी स्पीड से चलते हैं, तो आप गलत हो इस चीज़ में। बहुत सारी जगहों पे लिटिगेंट को गलत प्रूव कर देंगे, लेकिन मेरे पास यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि अगर 7th को हमने एप्लीकेशन दी थी तो उसकी आज तक उस पर रिजल्ट क्यों नहीं आया। दूसरी चीज़, एक्यूज को इतनी एग्जाम्पशंस क्यों दी जा रही हैं, वो क्यों इतनी बार एग्जाम्पशन लेकर जो है वो कोर्ट को गुमराह कर रहा है, डायलेटरी टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है। और जब क्योंकि वो डायलेटरी टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है, इसलिए इंटरिम कॉम्पनसेशन जो है वो हमें मिलनी ही चाहिए। तो दोस्तों अभी तक मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं वो एप्लीकेशन दूंगा या नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने अपने एडवोकेट को दे दिया, उसने लगाई या नहीं लगाई ही नोज़। मैंने अभी उससे बात नहीं की थी, कल उसने कहा था वो लगाने वाला है, लेकिन जब भी वो लगाएगा तो हो सकता है कि मुझे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जाकर अपने केस को एक्सप्लेन करना पड़े। और मैं केस को ट्रांसफ़र कराने की भी एप्लीकेशन दी है कि मेरे को उस कोर्ट से CJM कोर्ट में ट्रांसफ़र करा देना। अब हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा दोस्तों, कि अगर उस कोर्ट में चीज़ें सही से नहीं चल रही है तो कौन सालों साल इंतज़ार करता रहेगा। पर हो सकता है कि CJM जो है वो मुझे ही बोलें कि नहीं ये चीज़ गलत है, हो सकता है हमारी एप्लीकेशन डिसमिस हो जाए, जो भी इनके ग्राउंड होते हैं। लेकिन मेरे पास एक सबसे बड़ा ग्राउंड है कि 7th को जब मैंने इंटरिम कॉम्पनसेशन की एप्लीकेशन दी थी 7 जनवरी को, वो 3 हियरिंग्स होने के बाद भी उस पर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। उस पर अभी भी वो जज के एक ऑर्डर्स अगर आप देखेंगे 18 फरवरी के जो ऑर्डर्स है उसमें लिखा है कि एक्यूज को जो है रिप्लाई फाइल करने का टाइम दिया जा रहा है नेक्स्ट हियरिंग तक का, कि इंटरिम पे वो अपना रिप्लाई फाइल कर दे। लेकिन दोस्तों इंटरिम कॉम्पनसेशन के लिए एक्यूज़ के रिप्लाई का कोई बेस नहीं है, लॉ में कहीं नहीं लिखा है कि उसको जो है रिप्लाई फाइल करना पड़ेगा एक्यूज़ को उसके लिए। और इंटरिम जो है मैंडेटरी है, डायरेक्टरी है, बहुत सारी जजमेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को बताती हैं। बेशक जो इंटरिम का जो ऑर्डर है, सॉरी नॉट जो लॉ है उसमें लिखा है कि जज में अलाउ, लेकिन उस मे को शैल की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा, ये भी बहुत सारे जजमेंट्स में लिखा गया है। तो दोस्तों क्योंकि हमारे पास बहुत सॉलिड ग्राउंड है, इसलिए मुझे उम्मीद हो रहती है कि जब भी मैं जाता हूँ तो अब ये सारा का सारा डिपेंड कर जाता है कि जजेस का एटीट्यूड कैसा है, वो जज किस तरह के हैं। और दोस्तों इस चीज़ में हम लोग थोड़े हेल्पलेस हो जाते हैं। लेकिन मैं अब ये सोच रहा हूँ कि इस चीज़ को जो है मैं CJM कोर्ट में रेज़ करूँ, या फिर हो सकता है कि CJM जो है उस केस को ट्रांसफ़र कर लें, जिसकी प्रोबेबिलिटी ओनली 0.0001% है। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि हर जगह पे जुडिशियल ऑफिसर्स अपने ही ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं कि हम आर्ग्यूमेंट्स, हमारे पास बेसलेस नहीं है। हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट्स एकदम विद अ स्ट्रॉन्ग बेस है कि हमारे पास मुझे पैसे जो है मैंने जो लोन लिया होता वो पूरा करना है, उसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारी एप्लीकेशन दे रखी हैं। तो आई डोंट थिंक इतना इजी होना चाहिए जजेस को, लेकिन फिर भी देखते हैं, क्योंकि अगर कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो आपकी बातों को इग्नोर कर रहा है, या आपका उनका एटीट्यूड जो आपकी चीज़ों की तरफ इग्नोरेंट है, तो आप उस चीज़ को रेज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये बताना और इसको जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि अगर मैं इसको जस्टिफाई कर पाऊँ तो मैं आपको ज़रूर अपडेट दूंगा, उसके 1-2 दिन में उसकी हियरिंग हो जाएगी, क्योंकि 26 से पहले मेरे को CJM के पास उस चीज़ को रेज़ करना है कि जो मैटर है उसको CJM के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। थैंक यू मेरे साथ मेरे वीडियोज़ में बने रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कि जिससे कि आप ये चीज़ें कॉमन मैन तक पहुंचा सकें। क्योंकि दोस्तों मैं तो खुद एक पढ़ा लिखा इंसान हूं, मैं चीज़ें पढ़ के ही उसको डिसाइड करता हूं कि हाँ ये चीज़ भी हो सकती है, वो भी हो सकती है। और अगर मुझे लगता है कि कोई मेरे अगेंस्ट कुछ बोलेगा तो मेरे पास उसका भी क्रॉस होता है कि हाँ अगर मेरे को जज ये कह देंगे कि आप बेसलेस चीज़ें लेकर आए, तो मैं उनसे पूछूंगा कि बेसलेस क्या है। इंटरिम का लॉ तो क्लियर है, अब आप बताइए बेसलेस क्या है इसमें। तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म जो है मैंने पढ़ के थोड़ा बहुत तैयार तो कर लिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतना पढ़ते नहीं हैं, या फिर उन्होंने चेक्स के केसेस में फंसे हैं, उनके तो
जो मेहनत की कमाई है वो तो ऐसे ही मार ली जाएगी अगर जो जजेस या कोर्ट्स जो है उसको इतने अच्छे से उसके केस की तरफ ध्यान ना दें। आप लिटिगेंट को बोलने नहीं दोगे, लॉयर्स उनको अच्छे मिलेंगे नहीं, फिर आप कैसे जीतोगे केस? आप मुझे खुद ही बताइए। या तो आप केस तो अच्छी प्रेजेंटेशन और अच्छे लॉजिक के साथ ही जीता जाएगा, तो सबका परसेप्शन कहता है, लेकिन अगर आप इतना डिमोटिवेट कर दोगे किसी भी लिटिगेंट को, तो ऑब्वियसली फिर वो केस जो है दोस्तों वो दैट विल गो फॉर अ टॉस। तो इसी उम्मीद के साथ कि मैं इस केस को एक लॉजिकल कंक्लूजन पर लेकर आ सकूँ और लॉजिकली हैंडल कर सकूँ। लेकिन जो मेरा हरासमेंट होता है, मेंटल हरासमेंट, जो मेरी फिर हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है, उसको मैं थोड़ा सा अब इस केस को थोड़ा सा मैं जो है मैं सोचूं लाइटली लूँगा, इतना भी इसमें घुसूंगा नहीं कि जिससे मुझे ही मेरा ही हरासमेंट होता रहे और एक्यूज़ ना आए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी चीज़ें यूज़ करूँगा वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कैसे ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन CJM के पास मैं अगर एप्लीकेशन लेकर जाता हूँ दोस्तों, तो मैं उसका रिजल्ट आपको ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।